क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप 70 में 65 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय है, एक नंबर के। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में। तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश निम्न में से किस सेक्टर पर अधिक व्यय करते हैं? पोषण पर करते हैं, आवास पर करते हैं, शिक्षा पर करते हैं, प्रतिरक्षा पर करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश प्रतिरक्षा पर सबसे ज़्यादा व्यय करते हैं। तो घ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, पशुओं पर आधारित उद्योग निम्न में से कौन सा है? दुग्ध उद्योग है, मांस उद्योग है, चमड़ा एवं ऊन उद्योग है। तो दुग्ध उद्योग पशुओं पर आधारित है, मांस उद्योग भी पशुओं पर आधारित है, चमड़ा एवं ऊन उद्योग भी पशुओं पर आधारित है। तो आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सभी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? लौह, मैग्नीज, लिग्नाइट, अभ्रक। तो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है मैग्नीज। ख ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है? मंगलुरु, हल्दिया, तुतीकोरिन, मर्मुगाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हल्दिया बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है? आखेट, कृषि, खनन। तो आखेट, खनन और कृषि ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। बी निर्माण प्राथमिक क्रिया नहीं है, तो घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि का प्रयोग अति सफल रहा? रूस, डेनमार्क, नीदरलैंड, मंगोलिया। तो नीदरलैंड सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नीदरलैंड देश में सहकारी कृषि का प्रयोग सफल रहा। प्रश्न नंबर 7 है, मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? ब्लास हैं, फ्रेडरिक रेटजल हैं, एलन सैम्पल है, इनमें से कोई नहीं। तो मानव भूगोल का जन्मदाता है फ्रेडरिक रेटजल। ख ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है मेरे प्यारे बच्चों, मलिन बस्तियां सर्वाधिक हैं महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में। तो मलिन बस्तियां सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इनको तैयार करेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, प्राकृत का मानवीकरण से तात्पर्य है? प्राकृत द्वारा दिए गए अवसरों को मानव द्वारा उपयोग करने से धीरे धीरे प्राकृतिक का मानवीकरण हो जाता है। यानी प्राकृत द्वारा दिए गए अवसरों का मानव द्वारा उपयोग करने से धीरे धीरे प्राकृत का मानवीकरण हो जाता है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या प्रवास से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या का प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक गतिशीलता या स्थानिक गतिशीलता है, जो एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में होता है। अपने सामान्य निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना प्रवास कहलाता है। यानी अपने सामान्य निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वृद्धि और विकास में विभेद कीजिए। तो वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, मिश्रित कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो मिश्रित कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है, एक ही खेत में कृषि फसल उगाई जाती है और पशुपालन भी किया जाता है। दूसरा है, इसमें कोई मौसमी बेरोजगारी नहीं होती और कृषि
वर्ष पर व्यस्त रहता है। इसमें कोई मौसमी बेरोजगारी नहीं होती और कृषि वर्ष भर व्यस्त रहता है। ठीक है। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? पंचम क्रियाकलाप को स्पष्ट कीजिए। तो उच्च स्तरीय निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्धारण करने वाले ज्ञान आधारित सेवाएं और क्रियाकलाप पंचम क्रियाकलाप कहलाती है। यानी उच्च स्तरीय निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्धारण करने वाले ज्ञान आधारित सेवाएं और क्रियाकलाप पंचम क्रियाकलाप कहलाती है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? मुक्त व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने तथा व्यापार में उदारीकरण और भूमंडलीकरण के नीति अपनाने को मुक्त व्यापार कहते हैं। यानी व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने तथा व्यापार में उदारीकरण और भूमंडलीकरण के नीति अपनाने को मुक्त व्यापार कहते हैं। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, सहत बस्ती को परिभाषित कीजिए। सहत बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो सहत बस्तियां वह होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस तरह की बस्तियां का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदान में होता है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? जल संभर प्रबंधन सत्य को परिभाषित कीजिए। जल प्रबंधन सत्य को परिभाषित कीजिए। संभर प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। जब जल संभर प्रबंधन से आशय उस व्यवस्था से है जिसमें धरातलीय और भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन किया जाता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बंजर भूमि यह अनुपजाऊ भूमि है जो कृषि योग्य नहीं होती है। ऐसी भूमि पहाड़ों, मरुस्थलों आदि में होती है। कृषि योग्य भूमि इस वर्ग में उस भूमि को शामिल किया जाता है जिस पर पिछले 5 वर्षों अथवा इससे अधिक समय तक कृषि नहीं की गई है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसके बाद 18 नंबर है, इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र के 4 लाभ बताइए। तो इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र के 4 लाभ निम्न है। पहला है सिंचाई की सुविधा, दूसरा है पेयजल की आपूर्ति, तीसरा है कृषि और पशुधन का विकास, चौथा है औद्योगिक और सामाजिक विकास। इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र के 4 लाभ हैं, सिंचाई की सुविधा, पेयजल की आपूर्ति, कृषि और पशुधन का विकास तथा औद्योगिक और सामाजिक विकास। इसके बाद है 19 नंबर, क्या कह रहा है? महामार्ग से क्या आशय है? तो महामार्ग का आशय एक लंबी दूरी के उच्च गुणवत्ता वाले चौड़े सड़क मार्ग से है जो विभिन्न शहरों, राज्यों या देशों को जोड़ता है और यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करता है। यह यातायात के लिए मुख्य मार्ग होता है जो तेज गति और भारी वाहनों के आवागमन के लिए उपयुक्त होता है और इसमें अक्सर पुल और फ्लाईओवर जैसी सुविधाएं होती हैं। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न, भारत में जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जल संरक्षण के लिए व्यक्तिगत प्रयासों जैसे रिसाव रोकना, जल बचत उपकरणों का उपयोग करना और नल बंद रखना, सामुदायिक और सरकारी प्रयासों जैसे वर्षा जल संचयन, जलाशय निर्माण और वनीकरण तथा कृषि क्षेत्र में कुशल सिंचाई विधियों और लवणीय जल के उपयोग जैसी रणनीतियाँ शामिल हैं। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? पवन ऊर्जा क्या है, इसके लाभ तथा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। पवन ऊर्जा गतिमान हवा की गतित ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने का एक नवीकरणीय तरीका है। यह एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जो हवा के चलने पर पवन टरबाइनों को घुमाता है और इसके लाभों में कम परिचालन लागत, स्वच्छ हवा के लिए प्रदूषण में कमी और ग्रामीण समुदायों के लिए रोजगार और राजस्व सृजन शामिल है। भारत में प्रमुख ऊर्जा उत्पादक राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो मानव और पर्यावरण के बीच संबंध परस्पर निर्भरता और प्रभाव का है, जहां मानव जीवित रहने के लिए पर्यावरण से संसाधन प्राप्त करता है और अपने गतिविधियों से पर्यावरण को प्रभावित करता है। यह संबंध एक तरफा नहीं है, मानव पर्यावरण पर निर्भर है लेकिन उसकी गतिविधियां पर्यावरण पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालती हैं, जिससे प्रदूषण, वनों की कटाई और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। संतुलित उपयोग के लिए इन संबंधों को समझना और एक टिकाऊ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। 23 नंबर है, मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए।
अथवा सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। तो अथवा करके 2 दिया है, इसमें से एक करना है, लेकिन ये सारे प्रश्न तैयार करेंगे। रिपीटेड प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 24 नंबर है, भारत के घटते लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो आप ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 25 नंबर है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ये 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। एक मानचित्र आपको मिलेगा, उस पर आपको दर्शाना रहेगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इस राज्य की राजधानी ईटानगर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र नरोरा। चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया है। जापान का राजधानी नगर टोक्यो है। दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी अमेजन नदी है। विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है अंटार्कटिका। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।